दिए, क्योंकि विक्रम के गुस्से की उसे आदत हो गई थी। बात बात पर ये आदमी भड़क जाता है। इधर विक्रांत और निशु एक ही कार में थे। विक्रांत निशु की चोल पहुंचता है तो उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी गलियां थीं और हर जगह पर इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। विक्रांत खुद से ही बोला, सर की गुड़िया यहाँ पर रहती है और सर उसे यहाँ पर रहने भी दे रहे हैं। निशु विक्रांत का चेहरा देखती है। उसका दिल करता है कि वह विक्रांत के मुंह पर एक कीचड़ उठाकर फेंक कर मारे। विक्रांत को वहां पर सभी घूर घूर कर देख रहे थे, क्योंकि विक्रांत बिजनेस सूट में था और उसने अपने मुंह पर मास्क लगा लिया था, क्योंकि उसे और स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। चंचल उनके के पीछे था। वो कार के पास ही रुक जाता है। निशु अपने कमरे में घुस जाती है और विक्रांत उसके पीछे जैसे ही कमरे में गया, वैसे ही वो तुरंत बाहर आ गया, क्योंकि वो कमरा इतना छोटा था। वहां पर एक मटका रखा हुआ था, जिसके अंदर वो लोग पानी पीते थे और गैस चूल्हे पर वो लोग खाना बनाते थे। बर्तन भी सिर्फ गिने चुने थे। यहाँ पर तो एक बेड भी नहीं है। विक्रांत देख रहा था कि गरीबों की जिंदगी कैसी होती है। विक्रांत ने निशु से पूछा, क्या सर की गुड़िया जमीन पर सोती है? नीशू ने विक्रांत को देखते हुए कहा, हमारे घर पर जमीन पर ही सोया जाता है। तुम्हारी तरह आलीशान बेड नहीं होता है या मखमल के गद्दे नहीं होते हैं। नीशू को इतना भड़कते हुए देखकर विक्रांत की आंखें छोटी हो जाती हैं, पर वह उसे अवॉइड कर देता है। अपनी डायरी निकालकर वो नोटिस करता है कि इस कमरे में क्या क्या बदलने की जरूरत है। ये कमरे में आखिर रह भी कैसे सकता है कोई? उनके तो टॉयलेट भी इससे बहुत बड़े होते हैं। ऋषु जब देखती है कि विक्रांत उसके कमरे की फोटोज क्लिक कर रहा है और डायरी पर कुछ नोट कर रहा है, ये देखकर वो समझ नहीं पाते कि ये आदमी पागल है क्या। विक्रांत को एक गिलास पानी लाकर निशु देती है, पर विक्रांत उसे पीने से साफ मना कर देता है। वो उसे हाथ भी नहीं लगाता, पर निशु भी अपने कंधे उचका देती है। उसका तो दिल कर रहा था कि वो विक्रांत के मुंह पर ये पानी फेंक दे। उसने तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया था। इधर विक्रांत विक्रम को जहां पर फना रहती है, वहां की सारी फोटोज क्लिक कर भेज देता है। विक्रांत बिना कुछ कहे वहां से बाहर चला जाता है। निशु भी धड़ाम से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। यह देखकर विक्रांत को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि ये लड़की सरफिरी और पागल सी है। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है ऐसी फालतू चीजों पर। विक्रांत जब अपनी कार के पास आता है तो चंचल उसे सैनिटाइजर देता है। तभी निशु पीछे से भागते हुए आ रही थी। चंचल ने निशु को भागते हुए देखा तो विक्रांत से बोला, सर, वो लड़की आपको मारने आ रही है। विक्रांत ने पीछे घूमकर देखा तो निशि उसकी ही तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। ये देखकर विक्रांत सीधा हो जाता है। निशु विक्रांत के पास आई और उसका मास्क उसे देते हुए बोली, तुम इसे वहीं पर भूल आए थे। विक्रांत ने उस मास्क को वहीं पर फेंकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। निशु को लगता है कि विक्रांत ने वह मास्क वहां पर इसलिए फेंक दिया क्योंकि नीशु ने उसे टच किया था। ऋषु ने गुस्से से आकर विक्रांत के कोट को पकड़ा और उस पर अपने छोटे छोटे हाथों से विक्रम के कोट को मारने लगती है और बोली, अब क्या करोगे? तुम इसे भी निकालकर फेंक दोगे क्या? तुम जैसे अमीर राय ज्यादा घमंडी। विक्रांत ने गुस्से से निशु को देखते हुए कहा, ए लड़की, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है। इसे थोड़ा कंट्रोल में रखो। तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। नीशू ने मुंह बनाते हुए इधर उधर बिगाड़ दिया और बोली, तुम जैसे इंसान को मैं रिस्पेक्ट देती भी नहीं हूँ, किराए के गुंडे कुत्ते कमीने। विक्रांत अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है, क्योंकि अगर नीशू ने एक और शब्द कहा तो वो निशु को खींचकर थप्पड़ मार देगा। विक्रांत निशु को अवॉइड करता और कार में जाकर बैठ जाता है। निशु गुस्से से पैर पटकते हुए विक्रांत पर चिल्लाने लगी तो विक्रांत ने कार विंडो भी ऊपर कर दी और चंचल को वहां से चलने के लिए कहा। इधर निशु को अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती और वो गुस्से से पत्थर उठाकर विक्रम की कार पर जोर से मारती है। चंचल घबरा जाता है और वो बोला, सर, ये लड़की तो बहुत बड़ी मुसीबत है।
इधर विक्रम को जो फोटोज क्लिक कर विक्रांत ने भेजी थी, विक्रम उन्हें देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी बेबी डॉल जमीन पर सोती है और इतने गंदे बर्तन में वो खाना खाती है। इतने छोटे से कमरे में कोई कैसे जिंदा रह सकता है? विक्रम विक्रांत को कॉल करता है और उसे वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। थोड़ी देर के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। विक्रम जब कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि फना अपने पैरों को पूरा खोलकर चॉकलेट खाते हुए ही सो गई थी। ये देखकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं कि ये लड़की बड़ी कब होगी। अगर इस कमरे में उसकी जगह कोई और आ जाता तो। विक्रम फना के पैरों को ठीक करता है। उसके बाद वो उसके अंडरगारमेंट्स उठाकर उसे पहना देता है। सर, हम मुझे दुख रहा है। विक्रम ने फना को देखते हुए सोचा कि फना कितनी केयरलेस है। विक्रम को फना को कुछ चीज सिखाने की जरूरत थी। फना हड़बड़ाकर उठकर बैठ जाती है। वो विक्रम को देखते हुए बोली, सर, आप क्या कर रहे हैं? तभी विक्रम ने फना को घूरते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम कैसे सो रही थी? अगर मेरी जगह पर कोई बॉडीगार्ड होता या फिर मेरा कोई आदमी होता तो तुम क्या करती? वो तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। तभी फना ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब सो गई। लेकिन आप तो डोर लॉक कर कर गए थे ना, फिर कोई कैसे अंदर आ सकता है? आइंदा अगर तुमने ये लापरवाही की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। फिर तुम पूरे 1 महीने तक अंडरगारमेंट्स नहीं पहनोगी। ये सुनकर फना हैरान हो जाती है और शर्म से उसके गाल जलने लगते हैं। सर, आप क्या बोल रहे हो? फना ने विक्रम को देखते हुए लाचारी से कहा। सही सुना तुमने। अगर आइंदा ऐसी लापरवाही की तो तुम्हें यही पनिशमेंट मिलेगी। फना का मुंह बन जाता है। इसमें सारी गलती विक्रम की थी। विक्रम ने 3 घंटे तक फना को पनिशमेंट दी थी, जिसकी वजह से उसके पैरों और उसकी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। जब विक्रम ने वहां पर मेडिसिन लगाई तो फना को पता भी नहीं चला कि वो कब सो गई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लापरवाह है। उसने आज तक कभी भी ऐसी बेवकूफी नहीं की थी। विक्रम फना को बेड पर लेकर आया, फिर उसे धीरे से सुला दिया। अब तो रात हो गई थी। थोड़ी ही देर में डिनर करने का टाइम हो गया था। विक्रम फना को कमरे में अकेला छोड़कर दूसरे कमरे में गया था। विक्रांत, चंचल और उसके कुछ और आदमी आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। वही फना तो कमरे में सो रही थी। लेकिन जब उसे भूख लगती है तो उसका पेट आवाज करने लगता है, जिससे फना की नींद खुल जाती है। फना ने मुंह बनाकर अपने पेट को सहलाते हुए कहा, तुम मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देते? अभी थोड़ी देर में सर आ जाएंगे और उसके बाद मैं रात को सो नहीं पाऊंगी। लेकिन फना का पेट आवाज करना बंद नहीं करता, तो फना चीढ़कर उठ जाती है। उसके बाद वह अपने पेट को सहलाते हुए बोली, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? फना धीरे से बेड से उठी। वो अपने पैरों को देखती है। फना रूम से बाहर आई और उसके बाद वो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी हो गई। कुछ देर तक तो वो आते जाते सभी को देख रही थी। तभी उसने वहां से गुजर रही नौकरानी से कहा, डिनर कब लगेगा? इस पर उस नौकरानी ने फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, जब बॉस के आर्डर होंगे। ये सुनकर फना का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसे बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी। वो विक्रम को ढूंढने लगती है। फना अपने धीरे धीरे कदमों से विक्रम को ढूंढते हुए बोली, सर, कहाँ हो आप? विक्रम का फना को जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद विक्रम यहाँ पर है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर उस लड़की के पास वापस चले गए हो। ये सोचकर फना बेचैन हो जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सर की जिंदगी में जरूर कोई दूसरी औरत है। सर मुझसे झूठ बोलते हैं। वो आज भी उसी के पास गए हैं। वो मुझे अब कम वक्त देते हैं। उनकी जिंदगी में अब दूसरी आ गई है। उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फना के होंठ कांपने लगती हैं। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर कर वापस आकर बेड पर लेट जाती है। फना की भूख मर गई थी। उसे अब डर लग रहा था कि अगर विक्रम की जिंदगी में दूसरी औरत आ चुकी है तो विक्रम अब उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर देगा। तो फना कहाँ जाएगी? वह कहाँ पर रहेगी?
वही विक्रम डिस्कशन एंड करता है और उसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा हो गया, क्योंकि विक्रम को फना की याद आ रही थी। तो वह अपनी बेबी डॉल से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ आने लगता है। विक्रम जब डोर अनलॉक करने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि डोर तो अंदर से लॉक है। यह देखकर विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं, ये सोचकर कि फना जानबूझकर डोर लॉक किया है ताकि वह अंदर न आ सके। इसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। विक्रम ने गुस्से से दांत पीसते हुए सोचा। विक्रम ने डार पर नॉक किया, पर फना तो दोबारा सो गई थी। विक्रम ने गुस्से से अपने होंठ भींच लिए। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊं? तुम्हें मैंने अपने सर पर बैठा लिया है। विक्रम ने अपना फोन निकाला और उसके बाद उसने कॉल कट कर दिया। विक्रम बालकनी से कमरे में आया और उसने कमरे में आकर दूर से फना को देखा, जो चैन से सो रही थी। फना को ऐसे ही बेड पर चैन से सोते हुए देखकर विक्रम ने गुस्से से उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे को जोर से दबाते हुए बोला, अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम मुझे अपने करीब नहीं आने दोगी, इसलिए किया ना तुमने ये। वही फना झटके से अपनी आंखें खोलती है और विक्रम को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। वह धीरे से बोली, सर आप। विक्रम ने फना का इनोसेंट चेहरा देखा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, इतनी मासूमियत से तुम देखकर क्या साबित करना चाहती हो? फना ने धीरे से विक्रम को देखते हुए अपना मुंह फेर लिया। विक्रम से बिल्कुल भी बात नहीं की। विक्रम ने गुस्से से फना के जबड़े को जोर से दबा दिया। आह, सर, तुमने आज के बाद अगर मुझे इग्नोर करने की कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। विक्रम की धमकी सुनकर फना बहुत ज्यादा डर जाती है और थर थर कांपने लग जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यह सब करोगी तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा? मैं तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होऊंगा। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम 2 कौड़ी की वो लड़की हो जिसे मैंने खरीदा है पैसों से। विक्रम ने आज एक बार फिर से फना को उसकी औकात याद दिला दी थी, जिससे फना के आंसू नहीं रुकते। उसने सिसकते हुए विक्रम की आंखों में देखकर धीरे से कहा, सर, आपको मेरे साथ फिजिकल होना है तो आप कर लीजिए जो चाहते हैं, और मैं अपनी हैसियत भूली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपने साथ सोने के लिए पैसे देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैंने और मैं आपको नहीं मना करूंगी। फिर धीरे से उठकर बैठ गई और फिर उसने खुद ही अपना फ्रॉक रिमूव कर दूसरे कोने में फेंक दिया और बोली, लीजिए सर, आपको यही चाहिए ना मेरी बॉडी? आप खेल सकते हैं इसके साथ, आपने पैसों से खरीदा है मुझे। मेरी हैसियत यही है कि मैं आपको खुश करूं। फना ने रोते हुए विक्रम के चेहरे को देखा और बोली, सर, क्या चाहते हैं आप? क्या मैं आपको किस करूं या फिर आपकी हार्डनेस को अपने हाथों में लूं? आपके कपड़े रिमूव करने हैं सर। आप मुझे जो इंस्ट्रक्शंस देंगे मैं वही करूंगी, क्योंकि बेड पर तो मैं आपका एक पालतू जानवर हूं जिसे आप यूज करते हैं। यही है मेरी असली औकात जो आप मुझे रोज याद दिलाते हैं। विक्रम गुस्से से अपने होंठ भींच लेता है। न जाने क्यों उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। विक्रम ने गुस्से से फना के बाल पकड़ लिए और उसके चेहरे को अपने करीब करते हुए बोला, अब तुम मुझे जुबान भी लड़ाओगी। सॉरी सर। विक्रम ने गुस्से से फना के होठों से अपने होंठ मिला दिए। उसे रूडली बाइट करने लगा। वह उसे किस नहीं कर रहा था, बल्कि वह उसे पनिश कर रहा था। फना को न जाने अचानक से क्या हो जाता है। आज सुबह से ही इतना अनाइंग बिहेव कर रही है और अब तो हद हो गई है। विक्रम ने फना को बेड पर धकेलते हुए कहा, वेरी गुड, तुम अपनी औकात बहुत अच्छे से जानती हो। मुझे खुश करना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे जितनी बखूबी निभाओगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर जरा भी चालाकी की मुझसे दूर जाने की या मुझे खुद से दूर रखने की, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे गुस्से को कितना बढ़ाओगी। ऐसा बोलते हुए फना के पैरों को पकड़कर अपने पास खींचता है, जिससे फना की आह निकल जाती है और विक्रम अपने कपड़े रिमूव करने लगा। उसने फना का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर गुस्से से बोला, अब मुझे खुश करो, जो तुम्हारा असली काम है, शक एंड लिक। फना के होंठ कांपने लगते हैं और उसकी आंखों से झर-झर आंसू बहने लगे। फिर भी फना अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है और विक्रम को खुश करने लगती है।
विक्रम अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना चेहरा ऊपर करता है। विक्रम ने फना के बालों को कसकर पकड़ लिया। विक्रम कराह उठा। इधर निशु अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि फना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, पर वह जानती भी नहीं है कि उसने किन लोगों को अपने मुंह लगा लिया है। आगे जाकर यह उसके लिए डेंजरस हो सकते हैं। निशु फना की मदद करें तो कैसे करे? अचानक से निशु को विक्रांत याद आ जाता है। एक बार फिर से उसका खून खौल जाता है। उसने सोच लिया था कि विक्रांत से तो वह अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेगी। अगली बार वह विक्रम के मुंह पर कीचड़ मारेगी। इधर दूसरी तरफ विक्रांत अपने लग्जरियस फ्लैट पर पहुंच गया था। उसने अपना कोट निकालकर सोफे पर रखा और किचन में जाकर ब्लैक कॉफी बनाने लगा। विक्रांत अकेला रहता था। उसे अपने आसपास रात के वक्त भी लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। विक्रांत के पास खुद का एक बहुत बड़ा मेंशन था, लेकिन फिर भी वह अपनी जगह को बदलता रहता था। वह जिस धंधे में है, उसकी जान को हर वक्त खतरा बना रहता है। इस वजह से वह कभी भी एक प्लेस पर 2-3 महीने से ज्यादा नहीं रुकता। विक्रांत कॉफी बनाकर कॉफी टेबल पर रखता है। उसके बाद वह सैंडविच बनाता है, जिसे खाते हुए वह आज के दिन के बारे में सोच रहा था, और ना चाहते हुए भी उसे निशु का चेहरा याद आ जाता है, जिसे देखकर उसे सैंडविच भी कड़वा लगने लगता है। कितनी बदतमीज लड़की थी वह। विक्रम अपने सर पर हाथ लगाता है। निशु ने आज उसे पत्थर मारा था, जिस वजह से विक्रांत का सर फूट गया था और वहां पर 5 टांके आए थे। विक्रांत को पहले से ही लड़कियों से नफरत थी, और निशु से मिलने के बाद तो उसकी लड़कियों को लेकर नफरत और बढ़ गई थी। वह चाहता था तो निशु की गर्दन तोड़ देता और किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि निशु उसके बॉस की गुड़िया की दोस्त है। आगे जाकर उन्हें निशु की जरूरत ना पड़ जाए, इस वजह से उनके बॉस ने निशु पर भी नजर रखने के लिए उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए थे। विक्रांत को निशु में गड़बड़ लग रही थी। वह लड़की मेंटली डिसेबल है, उसे मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। विक्रांत खुद को मिरर में देखता है। उसके बाद वह ड्रेसिंग करते हुए अपने माथे को टच करता है और उस पर बैंडेज लगा देता है। इधर दूसरी तरफ विक्रम ने फना को खुद से दूर किया। वही फना धीरे से अपने मुंह को साफ करती है। विक्रम ने उसका चेहरा ऊपर किया और उसके होठों से अपने होंठ मिलाकर उसे किस करने लगा। वह उसे स्मूच कर रहा था, और धीरे धीरे वह किस कब फ्रेंच किस में चेंज हो गया। फना विक्रम को कसकर पकड़ लेती है। वही विक्रम अपने सारे कपड़े रिमूव कर देता है। विक्रम ने फना को बेड पर लेटा दिया और फिर उसके पैरों को मोड़कर उसके करीब आ गया। फना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे बस यह बर्दाश्त करना था कि जल्द से जल्द यह सिलसिला थम जाए। फना की आंखों से आंसू बह रहे थे। फना के आंसू को देखकर विक्रम ने गुस्से से चिढ़ते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? फना कुछ भी नहीं बोलती है। गुस्से में आकर विक्रम फना को अपनी आगोश में भर लेता है। वह इतनी बेरहमी से यह करता है कि फना की चीख निकल जाती है। आहा! फना विक्रम को पुश करने के लिए उसके सीने पर अपना हाथ रखती है। विक्रम उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर बेड पर ब्लॉक कर देता है। उसने फना को रोज की तरह अपने कब्जे में कर लिया था। विक्रम इतना लंबा था कि फना उसके सामने बहुत छोटी लग रही थी। विक्रम अपनी हरकतें बढ़ा देता है। कमरे में बेड मोर्निंग की आवाजें तेज हो जाती हैं। आह एन फना ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लेती है, क्योंकि धीरे धीरे विक्रम इंटेंस हो गया था। फना को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। विक्रम जिस तरीके से उसके साथ यह सब कुछ कर रहा था, फना को साफ समझ आ रहा था कि विक्रम उसे तकलीफ देना चाहता है। फना की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। विक्रम अपना यह गुस्से का सिलसिला जारी रखता है। पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ फना की सिसकियों की आवाज आ रही थी, और इंटरकोर्स की आवाज भी अपने पूरे कमरे में शोर कर रही थी। विक्रम फना के चेहरे पर दर्द के भाव देखता है, जिसे देखकर उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। विक्रम ने फना को पलट दिया और वापस उसे अपनी आगोश में भरते हुए उसकी बॉडी को अपने हाथों से रब करने लगा। फना काउंट करना शुरू कर देती है ताकि यह सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए।
लेकिन शायद ये उसकी गलतफहमी थी। वक्त के साथ विक्रम और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। वह फना के साथ इतना पैशनेट हो जाता है कि फना के लिए विक्रम को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। इसलिए वह विक्रम से हार मान रिक्वेस्ट करती है। विक्रम यही तो चाहता था, उसने फना को दे जो बाल जैसी बॉल गई। सर प्लीज हटिए जाइए, बहुत तकलीफ हो रही है। विक्रम फना के साथ बेड पर इतना हॉर्स था कि फना से बर्दाश्त नहीं होता है और वह विक्रम से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, सर प्लीज हटिए, बहुत तकलीफ हो रही है। क्योंकि काफी देर से वह विक्रम राम की क्रूअल्टी को बर्दाश्त कर रही थी। विक्रम फना के चेहरे को देखकर तिरछा मुस्कुराता है और करीबन 5 मिनट बाद वह उसे छोड़ देता है। फना का शरीर अकड़ गया था और वह अभी हिल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने पेट को सहलाया और धीरे से करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह करके सिसकने लगी। वही विक्रम तो बेड पर बैठ गया। उसने टिश्यू पेपर उठाकर खुद के चेहरे को साफ किया। विक्रम को इंटरकोर्स के बाद हमेशा सिगरेट पीने की तलब होती थी, इसलिए वह सिगरेट के कश भरने लगता है। वह फना की सिसकने की आवाज सुनता तो है, लेकिन उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन जब फना की आवाज कंटीन्यूअस रोने की आ रही थी, तो विक्रम से रहा नहीं जाता। वह गुस्से में उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, तुम ये रोने का ड्रामा क्यों कर रही हो? तुम्हें ही चाहिए था ना ये दर्द। फना ने विक्रम की आंखों में देखा और फिर वह डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि विक्रम से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। विक्रम ने जो उसके साथ किया, उसके बाद वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। विक्रम फना को अपने ऊपर खींच लेता है और उसके बाद वह उसका सर अपने सीने पर रखते हुए बोला, सो जाओ। फना डर की वजह से सो जाती है। वही विक्रम फना को बाहों में भरकर लेटा हुआ कुछ सोचने लगता है। तभी विक्रम के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। विक्रम अपने फोन को चेक करता है तो रात के 2 बज रहे थे। विक्रम ने जैसे ही उस नोटिफिकेशन को देखा, उसकी आंखों गहरी हो गई और उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। नॉट बैड, पार्टी इज कमिंग। विक्रम फना के चेहरे को देखता है। उसके बाद वह उसके आंसुओं को साफ करते हुए उसके फोरहेड पर किस कर देता है। आज सो जाओ चैन की नींद, कल तुम्हें बहुत काम करना है। उसके बाद विक्रम भी अपनी आंखें बंद करता है और फिर वह सो जाता है। अगली सुबह फना ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों के सामने विक्रम का डरावना सा चेहरा था, जिसे देखकर वह पीछे हट जाती है। फना धीरे धीरे खिसक कर बेड के कोने पर पहुंच गई। विक्रम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फना को यह हरकत करते हुए देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। सुबह सुबह ये ऐसे काम क्यों करती है कि मेरा गुस्सा मेरे सिर पर चढ़ जाए। कल फना ने जो किया था, उससे विक्रम को बहुत गुस्सा आया था, जिस वजह से रात में वह फना के साथ इतना क्रूएल हो गया। इधर फना की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। कल रात विक्रम में जो उसके साथ किया था, उसे ऐसा फील हुआ जैसे विक्रम अपना गुस्सा उसके अंदर भर रहा हो। फना को आज बहुत लो फील हो रहा था। उसे होटल जाना था काम करने के लिए, छुट्टी भी नहीं ले सकती वो। फना धीरे से उठकर बैठ जाती है। विक्रम उसकी पीठ को देखता है, जिस पर निशान बने हुए थे। यह देखकर विक्रम के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह यह देखकर खुश था कि यह कारीगिरी उसने की है। फना बेड से नीचे पैर रखती है। इस वक्त वह धड़ाम से गिर जाती है। आह हा मम्मा! विक्रम उठकर बैठ गया और उसने फना को देखा, जो जमीन पर पड़ी दर्द से कराहते हुए अपनी कमर को सहला रही थी। विक्रम गहरी सांस लेकर बेड से उतरता है। उसके बाद वह फना को अपनी बाहों में लेकर बाथरूम में गया और उसे बाथटब में धीरे से बैठा दिया। फना खुद को ढक लेती है, क्योंकि विक्रम की नजर उस पर बनी हुई थी, जिन नजरों से विक्रम उसे देख रहा था। सुबह सुबह वह कोई भी रोमांस नहीं चाहती थी। फना विक्रम को अवॉइड कर शावर लेती है। थोड़ी देर बाद जब वह टॉवल लपेटकर बाहर आती है, तो सबसे पहले वह पेन किलर लेती है, जिससे उसे बेहतर महसूस हो सके। वह अपने कपड़े चेंज करती है और फिर अपने बालों को बनाने के बाद विक्रम को देखकर धीरे से बोली है, सर मैं काम पर जा रही हूँ। विक्रम, जो अभी तक फना की 1 घंटे से हरकतें नोटिस कर रहा था, वह अपने नजरें उठाकर जैसे ही फना को देखता है, फना पीछे हट जाती है, जैसे उसे लग रहा था कि विक्रम उसे खींचकर थप्पड़ मार देगा।
विक्रम ने फना के छोटे छोटे हाथों को देखते हुए उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। फना घबरा जाती है कि कहीं विक्रम कल की तरफ उसके साथ कुछ करने वाला तो नहीं, पर फिर भी वह डरते हुए उसकी तरफ आती है। विक्रम उसकी कमर को पकड़कर उसके कान में धीरे से बोला, आज रात तुम जल्दी आ जाना। लेकिन क्यों सर? फना ने विक्रम की तरफ देखते हुए उसे क्यूरियसली सवाल किया। फना को लगता है कि विक्रम आज फिर से उसके साथ वाइल्ड रोमांस करना चाहता है। यह सोचकर ही वह घबरा जाती है और डर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम ने फना के आंसुओं को अपनी उंगलियों पर लेते हुए तिरछा मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, तुम्हारे साथ वह नहीं होगा आज। आज तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी अटेंड करनी है। कैसी पार्टी सर? फना जब विक्रम से सवाल करती है तो विक्रम उसे गुस्से से देखते हुए बोला, अब तुम जाओ यहाँ से। रात में जब मिलोगी तो बाकी की चीज तुम्हें खुद ही पता चल जाएगी और मुझसे इतना सवाल मत किया करो। मुझे लोगों का जवाब देना पसंद नहीं। विक्रम यह बोलता है और फिर फना वहां से भाग जाती है। फना जब होटल पहुंचती है तो मैनेजर उसे घूर घूर कर देखता है। फना की हालत देखकर उसे लगता है कि शायद वाकई में फना का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए फना को वहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती और उसे ज्यादा काम भी नहीं कराया जाता। फना थोड़ी देर के लिए वहां पर एक रूम में सो भी जाती है, जहां पर सारी एम्प्लॉइज जब बीमार होते थे तो थोड़ा सा आराम कर लिया करते थे। फना को अब बाहर तो जाना नहीं था क्योंकि विक्रम ने उसे मना किया था। फना को दुख हो रहा था कि उसके 12,000 रुपये डूब गए। क्या वह मैनेजर से जाकर बात करे कि वह उसके पैसे दे दे? लेकिन अगर विक्रम को इस बात की खबर हुई तो वह उसकी गर्दन ही तोड़ देगा। इसीलिए फना अपने इस प्लान को कैंसिल करके अपना सर झककर खुद से ही बड़ा बढ़ाते हुए बोली, तुझे अपनी गर्दन प्यारी नहीं है क्या? तुझे पता है ना कि सर कितना गुस्सा करते हैं और उनके गुस्से को बर्दाश्त भी नहीं कर पाती तू? धीरे धीरे शाम हो जाती है। विक्रम ने फना को जल्दी आने के लिए कहा था। फना फ्री हो जाती है। वह बैठकर अपनी कॉफी पी रही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक आदमी उसे कब से नोटिस कर रहा है। फना अपना सिर घुमाकर उस तरफ देखती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। इसलिए वह अपने कंधे उचकाकर होटल से बाहर आ जाती है और वहां पर पहले से ही एक कार खड़ी थी उसे पिक करने के लिए। फना उस कार को पहचानती नहीं है। तभी उसे कार में से एक आदमी बाहर आता है और वह फना को विक्रम के बारे में बताकर उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। विक्रम का जिक्र होते ही फना उस कार में बैठ जाती है। इधर निशु अपने काम पर से फ्री हो गई थी आज, इसलिए वह फना से मिलना चाहती थी। लेकिन फना हमेशा की तरह उसका कॉल पिक नहीं करती है, जिससे निशु को बहुत तेज गुस्सा आता है। कहीं उन जानवरों ने मेरी दोस्त के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? निशु तो पता भी नहीं जानती थी कि वह लोग आखिर जाते कहाँ पर है। फना ने उसे कभी बताया ही नहीं। नीशु ने सोच लिया था कि इस बार वो फना से पूछ लेगी कि आखिर वो आदमी उसे कहाँ लेकर जाता है। इधर फना थोड़ी देर बाद उसे कार से बाहर निकलती है। वह विक्रम के मेंशन के सामने खड़ी थी। फना धीरे धीरे अंदर जाने लगी। फना गार्डन में मौजूद फाउंटेन को देखती है और वहां पर अपना मुंह धोती है और ढलते हुए सूरज को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वह अंदर गई तो वहां पर एक नौकरानी उसे ग्रेट करती है और उसके बाद उस नौकरानी ने फना से कहा कि आपके रूम में जो ड्रेस रखी है आपको वह वेयर करनी है और साथ में जो मास्क रखा है आपको वह भी लगाना है। आपके हेयर स्टाइलिश सेट करने का आप उसे ऐसा करने दीजिएगा और आपका मेकअप करने के लिए स्पेशलिस्ट बुलाया गया है तो आप उस पर भी कुछ नहीं बोल सकती है। ये बॉस के आर्डर है, बस आपको उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। ये सुनकर फना भी चुपचाप से अपने कमरे में जाती है। पहले से ही वहां पर 5 नौकरानियां खड़ी थीं। एक फना को नहलाने के लिए, दूसरी उसके बालों को बनाने के लिए, तीसरी उसके कपड़ों को पहनाने के लिए और उसकी सैंडल को ड्रेस से मैच करने के लिए भी एक नौकरानी थी। फना यह देखकर हैरान हो जाती है। तभी एक नौकरानी आगे आई जिसका नाम था सीना।
सीना फना को लेकर बाथरूम में जाती है और फिर वह उसे वहां पर नहलाने लगती है, जिससे फना को बहुत शर्म आती है। वह नौकरानी उसे जब नहला रही थी तो फना के बदन से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। शायद उस नौकरानी ने बाथटब के अंदर कुछ मिला दिया था। फना को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वह महारानी हो कहीं की और दासियां उसकी सेवा कर रही हैं। तभी उस नौकरानी ने फना को नहला दिया और उसके बाद वह उसे बाहर निकालती है। फना शर्माते हुए खुद को ढकने लगती है। तभी उस नौकरानी ने फना को देखते हुए कहा, प्लीज, आप ऐसा मत करिए, हमें हमारा काम करने दीजिए मैम। फना के लिए बहुत ऑकवर्ड फीलिंग थी। वह नौकरानी फना को एक मखमली टॉवल से पूछना शुरू करती है। वह फना के बदन से पानी की एक एक बूंद को साफ कर देती है और फिर वह उसकी बॉडी पर न जाने क्या लगा रही थी, लेकिन उसे फना की बॉडी से और भी ज्यादा अच्छी खुशबू आती है। उस खुशबू से तो खुद फना मोहित हो गई। उसके बाद फना को बाहर लाया गया। तभी दूसरी नौकरानी हिना फना की तरफ आते हुए उसके बालों को छूकर बोली, मैं आपके बाल बहुत ड्राई करती हूँ, आप उनका ध्यान नहीं रखती। फना कुछ भी नहीं बोलती तो वह नौकरानी फना को लेकर दूसरे कमरे में जाती है। वहां पर हेयर स्टाइलिश का सारा सामान रखा हुआ था और इतना बड़ा मिरर लगा था कि फना खुद को साफ साफ देख पा रही थी। हेयर स्पेशलिस्ट हिना ने फना के बालों को कट करना शुरू किया, जिससे पहले तो फना बोलती है कि मुझे अपने बाल नहीं कटवाने। आप फिक्र मत करिए मैम, हम आपके बाल ज्यादा छोटे नहीं करेंगे, आप बहुत खूबसूरत लगेंगे। प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए, हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। फना को अपने बालों को कटता हुआ देखकर बहुत बुरा महसूस करती है, क्योंकि वह अपने बालों से बहुत प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद फना के बाल कट जाते हैं। जब वह खुद को मिरर में देखती है तो हैरान हो जाती है कि क्या वह फना ही है। उसे खुद भी यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि वह कोई दूसरी लड़की को देख रही है। फना जब खुद को छूती है और अपने बालों को टच करती है तो उसके बाल बहुत ही मुलायम हो गए थे। हेयर स्पेशलिस्ट ने भी फना की तारीफ करते हुए कहा, आप बहुत प्यारी लग रही है। उसके बाद डिजाइनर फना को देखते हुए बोली, प्लीज आप हमारे साथ बाहर चलिए। वह फना को बाहर लेकर आती है। उसके बाद वह फना को एक ड्रेस देते हुए बोली, प्लीज आप इसे ट्राई करिए, आप पर जो ड्रेस सबसे अच्छी लगेगी हम उसे ही आपके लिए सिलेक्ट करेंगे। वह फना को एक दूसरे रूम में लेकर जाती है, जहां पर कपड़ों का ढेर लगा हुआ था और कई कपड़े एक सील के अंदर पैक थे, जो बाहर से दिखने में इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रहे थे कि फना की आंखों ने तो जैसे यह कभी देखा ही नहीं था। वह फना को एक ड्रेस निकाल कर देती है ट्राई करने के लिए। फना शर्माते हुए उसे देखकर बोली, क्या आप बाहर नहीं जाएंगे? इस पर उस डिजाइनर ने कहा, मैं बाहर नहीं जा सकती, प्लीज आपको यह मेरे सामने ट्राई करना होगा। मुझे यह भी चेक करना है कि क्या आपके लिए यह कंफर्टेबल है। अगर आपको इससे ईचिंग हुई और आपने अनकंफर्टेबल फील किया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी मैम। प्लीज हमारे साथ कॉर्पोरेट करिए। मासूम सी फना क्या ही करती, वह उसके सामने ही ड्रेस चेंज करती है। यह देखकर उस डिजाइनर का मुंह बन जाता है। आप फिक्र मत करिए, आप दूसरी ड्रेस ट्राई करिए, आप पर यह इतनी अच्छी नहीं लग रही। उस डिजाइनर ने फना को एक ब्लैक कलर की ड्रेस दी। फना उस ड्रेस को जब ट्राई करती है तो यह देखकर वह डिजाइनर थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती है, आप इसमें अच्छी तो बहुत लग रही है, लेकिन शायद आप कंफर्टेबल नहीं है, तो हमें चेंज करना होगा। उसके बाद वह फना को एक के बाद एक ड्रेस देती है, जिन्हें फना ट्राई कर कर खुद को मिरर में देखकर सोचने लगती है कि उसे कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। फना जब थक जाती है ड्रेस ट्राई कर तो उसे खाने के लिए स्नैक्स दिए जाते हैं और जूस दिया जाता है, जिन्हें पीकर उसके अंदर एनर्जी आती है। फना दोबारा से ड्रेस ट्राई करती है और फाइनली लास्ट में वह लोग एक साड़ी सेलेक्ट करते हैं जो बैकलेस थी। उसके शोल्डर पर भी कोई कपड़ा नहीं था और कमर का बड़ा सा हिस्सा दिख रहा था और नेक भी डीप था। वह साड़ी बहुत पतली थी और फना उसमें इतनी सेक्सी लग रही थी कि कुछ पल के लिए तो डिजाइनर भी हैरान हो जाती है। फना भी खो जाती है खुद को देखने में। क्या यह मैं ही हूँ, इतनी सेक्सी?
फना उसे बड़े से मिरर में खुद को देखकर खोई हुई थी कि क्या वो भी कभी इतनी खूबसूरत लग सकती है। उसने बड़े बड़े और अमीर घरों की लड़कियों को देखा था जो कारों से उतरती थी और ऐसे ही ड्रेस पहनकर होटल में आती थी और बहुत खूबसूरत लगती थी। उन्हें देखकर वो सोचती थे कि ये सब कुछ उसकी औकात से बाहर है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी कभी ऐसे तैयार होगी। ये ड्रेस कितनी महंगी होगी, फना तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। उसकी हैसियत उस घर में जो नौकरानी का काम करती है उतनी भी नहीं है। अब वो डिजाइनर मेकअप आर्टिस्ट को बुलाती है जो फना का मेकअप करना स्टार्ट कर देती है। फना की बॉडी पर इतने सारे निशान थे जिससे फना को बहुत शर्म आ रही थी। जब वो कपड़े भी चेंज कर रही थी तब भी वो डिजाइनर से नजर नहीं मिला पाई और डिजाइनर ने भी उसे इसके लिए टोका नहीं। और थोड़ी ही देर में मेकअप से उसके सारे मार्क्स को कवर कर दिया गया था। फना के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। वो लोग फना को चलना सीख रही थी कि हिल्स पहनकर कैसे चलना है। फना के पैरों में दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी वो ट्राई करती है। जब यूट्रस की ट्रेनिंग हो रही थी तो फना ने भी उसे अटेंड किया था और उसमें उन्हें हिल्स में चलना सिखाया गया था। फना ने अपने सारे टेस्ट क्लियर किए थे। फना के लिए इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम उसे इसलिए हो रही थी क्योंकि कल विक्रम ने उसे पनिश किया था और फिर रात में विक्रम उसके साथ इतना वाइल्ड था। फना को अभी तक अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फना को थोड़ी घबराहट हो रही थी कि आखिर उसे इतना तैयार क्यों किया जा रहा है। क्या पार्टी इतनी ज्यादा हाई फाई होने वाली है? अगर फना से कोई गड़बड़ हो गई तो? फना सोचती है कि क्या वो बहाना बना ले कि उसकी तबीयत खराब है। लेकिन अगर विक्रम ने पकड़ लिया उसे तो फिर उसे पनिश करेगा। फना अपना सिर झुका देती है। विक्रम की पनिशमेंट के लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इतना तैयार होने के बाद फना कॉन्फिडेंट फील करने लगी। फना विक्रम का रिएक्शन देखना चाहती थी। वो डिजाइनर फना के छोटे छोटे गोल गोल उभारों को देखने लगी। उसे फील हो रहा था कि यहाँ पर थोड़े से मेकअप की जरूरत है। फना अपने उभारों को कवर कर लेती है और शर्माने लगती है। फना महज 18-19 साल की लड़की थी, लेकिन तैयार होने के बाद वो 24 साल की लग रही थी। उन लोगों ने फना को रेडी कर दिया था। फना को बाहर लाया जाता है। विक्रम का असिस्टेंट उसे कोट पहनाते हुए बोला, सर, मैम भी रेडी हो चुके हैं। वेरी गुड, उसे जल्दी से बाहर लेकर आओ। विक्रम ने टक्सीडो सूट पहना था जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। विक्रम अपने कमरे से बाहर आता है। फना को वो लोग दूसरे कमरे से बाहर लेकर आते हैं। विक्रम की नजर जैसे ही फना पर गई, एक पल के लिए तो वो अपनी जगह पर खड़ा ही रह गया। ऊपर से नीचे तक वो फना को देख रहा था। लग ही नहीं रहा था कि फना ही है, इतनी चेंज हो गई थी। फना का चेहरा अभी भी उतना ही मासूम और कंफ्यूज था। वो आज थोड़ी सी लंबी हो गई थी क्योंकि उसने हिल्स डाली थी। सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। विक्रम फना की साड़ी देखता है और वो भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फना घबरा जाती है। विक्रम के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिससे फना को लगता है कि विक्रम उस पर गुस्सा करेगा। फना ने विक्रम से जो रिएक्शन एक्सपेक्ट किया था, विक्रम वैसा बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट करता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। विक्रम ने अपना हाथ बढ़ाया। फना विक्रम के हाथ में अपना हाथ देती, उससे ही पहले वो सीढ़ियों से फिसल जाती है और उसकी चीख निकलती है। उसी वक्त विक्रम ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी मजबूत बाजुओं में उठा लिया। फना भी विक्रम से लिपट जाती है। उसने धीरे से अपनी एक आंख खोली। खुद को जिंदा और सही सलामत विक्रम की बाहों में देखकर फना ने गहरी सांस छोड़ी। फना ने विक्रम के चेहरे को देखते हुए कहा, सर आप, तुम कोई काम ढंग से क्यों नहीं कर सकती? विक्रम ने फना को जोर से डांटा। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके होंठ हिलने लगे। विक्रम फना को लेकर बाहर की तरफ चलने लगा। वही विक्रांत फना को अपने बॉस की बाहों में देखकर सोचने लगता है, इस लड़की ने उसके बॉस का दिमाग खराब कर दिया है। इसको बॉस से दूर करने के लिए क्या करना होगा? आज बॉस अपनी इस गुड़िया को लोगों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। वो किसी एक्टर को भी हायर कर सकते थे, फिर यही लड़की क्यों?
विक्रांत ने विक्रम को बहुत सारी लड़कियों की डिटेल्स दी थी और उनकी फोटोज भी कि वो इनमें से किसी एक को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर सेलेक्ट कर ले। विक्रम में डिसीजन लेने में 4 दिन लिए और फाइनली जब विक्रांत को उम्मीद थी कि उसका बॉस किसी एक लड़की को चुन ही लेगा, तो उसके बॉस ने किसे चुना? फना को, जिससे विक्रांत दंग रह गया था। लेकिन अपने बॉस के सामने बोलने की हिम्मत उसके अंदर नहीं है। ये लड़की इतनी डरपोक है, ऊपर से बेवकूफ। कहीं उसने गड़बड़ कर दी तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अगर इस लड़की पर प्रॉब्लम आई तो उसका बॉस सबसे पहले खड़ा हो जाएगा। विक्रांत को फना बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे नफरत हो रही थी इस लड़की से। इस लड़की ने उसके बॉस के दिमाग के साथ न जाने क्या किया है। बेवकूफ लड़की, डम। वही फना गलती से विक्रांत का चेहरा देख लेती है। उसका डरावना सा चेहरा देखकर फना अपनी आंखें बंद कर लेती है। न जाने क्यों उसे इस आदमी से बहुत डर लगता है। विक्रांत की आंखों में हमेशा खून सवार रहता था। फना को लगता था कि अगर यह आदमी उसे अकेले में मिलेगा तो जरूर उसकी जान ले लेगा। विक्रम फना को लेकर बाहर आया और उसके बाद उसने फना को कार में धीरे से बैठा दिया। फना को एक पर्स दिया गया जिसके अंदर मास्क था। मास्क पार्टी के अंदर फना को मास्क पहनकर ही एंट्री मिलनी थी। विक्रम भी कार के अंदर आकर बैठ जाता है। फना विक्रम की तरफ एक नजर देखती है। विक्रम आज बहुत हैंडसम लग रहा था। फना विक्रम को अवॉइड नहीं कर पा रही थी। विक्रम की परफ्यूम की स्मेल फना को मदहोश कर रही थी। विक्रम ने सर घुमाकर फना की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतनी देर से मुझ में क्या देख रही हो? जिससे फना हड़बड़ा जाती है। वो अपनी नजर इधर उधर करते हुए बोली, सर, मैं आपको नहीं देख रही थी। सर को कैसे पता चला कि मैं उनको देख रही हूँ? फना बहुत ही मासूमियत से सोचने लगी। उनकी नजरें तो सामने थी ना, क्या उनके कान में भी आंखें लगी हैं? फना चोर नजरों से एक बार फिर विक्रम को देखती है, फिर खुद से ही बुदबुदाई, इतने भी हैंडसम नहीं लग रहे। विक्रम ने सिर घुमाकर फना को देखा। उसके होठों के कोने मुड़ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो पार्टी स्पॉट पहुंच जाते हैं। पार्टी एक रिसॉर्ट में थी। वहां की एंट्री ही इतनी शानदार थी कि फना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विक्रम ने फना को आर्डर देते हुए कहा, अपना मास्क लगाओ। फना पर्स से मास्क निकालती है और उसके बाद उसे अपने फेस पर लगाने लगती है। विक्रम भी अपना मास्क लगाता है। फना मास्क लगाकर विक्रम की तरफ देखती है। फना की खूबसूरत सी आंखों को एक पल के लिए तो विक्रम देखता ही रह जाता है। ये लड़की उसे भटका देती है। विक्रम फना का मास्क हटाकर उसे अपने पास खींचता है। फिर उसके बालों को सेट करते हुए अपनी गंभीर आवाज में बोला, लड़कों से दूर रहना। अगर ज्यादा उनसे चिपकने की कोशिश की फिर तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। विक्रम की धमकी सुनकर फना घबरा जाती है और विक्रम उसका चेहरा ऊपर करके उसके होठों से अपने होंठ मिलाता है और 5 मिनट तक उसके होठों को स्मूच करता है। आहा! विक्रम फना के होठों को फ्री करता है। फना गहरी गहरी सांस लेने लगती है। एक और बात, अगर तुम पर कोई लाइन मारता है तो तुम आकर मुझे बताओगी, समझी? जी सर। फना ने टुकुर टुकुर विक्रम को देखते हुए मासूमियत से कहा। आज ये कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है, विक्रम ने खुद से कहा। विक्रम रिग्रेट कर रहा था कि वो यहाँ पर फना को क्यों लेकर आया है। उसकी बेबी डॉल पर अगर किसी ने नजर डाली तो विक्रम अपना आपा खो सकता है। बेबी डॉल, तुम भी वहां पर लड़कों पर ध्यान नहीं दोगी, समझी? फना कुछ भी नहीं बोलती तो विक्रम गुस्से में उसके गाल खींचता है। आह! मम्मा। जी सर, समझ गई। मैं लड़कों को नहीं देखूंगी, आप फिक्र मत करिए सर। तुमने बहुत वक्त लिया है ये बोलने में। अगर मैंने तुम्हें देख लिया किसी और के साथ तो फिर तुम जानती हो कि तुम्हारी पनिशमेंट क्या है। फना घबराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। विक्रम फना के चेहरे पर मास्क लगा देता है ताकि वो मास्क उतार न सके। थोड़ी देर के बाद विक्रम फना को छोड़कर कार से बाहर निकल जाता है। वही कार में बैठी फना सोचने लग जाती है, मैं लड़कों को क्यों नहीं देख सकती? मैं तो देखूंगी हूँ। तभी विक्रम ने कार का डोर ओपन किया और फना का हाथ पकड़ कार से उसे बाहर निकाला।
फना विक्रम के साथ एक कपल की तरह बाहों में बाहें डालकर अंदर जा रही थी। फना चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है। वहां पर मीडिया के लोग थे जो उनकी फोटो क्लिक कर रहे थे। फना घबरा जाती है। सभी अपना इनविटेशन कार्ड दिखाकर अंदर जा रहे थे, लेकिन विक्रम ने कोई इनविटेशन कार्ड नहीं दिखाया। फिर भी वो अंदर इंटर हो गया। विक्रम फना को लेकर अंदर जाता है। अंदर पार्टी का व्यू देखकर तो फना की आंखें फटी रह जाती है। इतना अमेजिंग थीम। वहां पर सभी ने मास्क लगा रखा था। मास्क रिमूवर सेरेमनी भी होनी थी। इसका मतलब ये था कि थोड़ी ही देर में मास्क रिमूव कर दिए जाएंगे सभी के। ये किस तरीके की पार्टी होती है? फना ने खुद से ही सवाल किया। विक्रम फना को लेकर अंदर जाता है। वही विक्रम को तो वहां पर सभी ने पहचान लिया था, लेकिन उसके साथ जो लड़की आई थी उसे कोई नहीं जानता था। वहां पर बातें होनी शुरू हो जाती है कि क्या ये विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड है। OMG! ओ माई गॉड! विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड कितनी हॉट है। शी इज वेरी प्रिटी। तुम कैसे बोल सकती हो कि वो प्रीति है? अभी तो हमने उसका फेस तक नहीं देखा है। आपस में लड़कियां वहां पर गॉसिप करने लगती हैं। वहां पर और भी लोग विक्रम से मिलने के लिए आते हैं। लड़कियां तो विक्रम की एक झलक पाने के लिए भी तड़प रही थीं। फना घबरा जाती है। पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विक्रम और फना बन जाते हैं। विक्रांत विक्रम के पीछे ही था। उसने अपने लिए एक रेंट की गर्लफ्रेंड को ऑनर्डर किया था। विक्रांत उसी के साथ आया था पार्टी में। फना विक्रम की बाजू को और कसकर पकड़ लेती है। फना के नाखून जब विक्रम को महसूस होते हैं, विक्रम समझ जाता है कि फना को अब डर लग रहा है। तुम देख रही हो कि मिस्टर विक्रम ने कैसे अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों को कसकर पकड़ हुआ है। लगता है कि वो उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। शी इज वेरी लकी यार, मुझे उनकी गर्लफ्रेंड बना है। मिस्टर विक्रम भारद्वाज कितने हॉट एंड सेक्सी हैं। उफ काश इनके साथ मुझे वन नाइट स्टैंड करने को मिले। तुझे वो मुंह भी नहीं लगाएंगे। तूने उनके स्टैंडर्ड देखा है। वो किसी भी ऐरी गैरी लड़की को अपने मुंह नहीं लगाते। विक्रम ने फना को एक चेयर पर बैठाते हुए झुककर उसके कान में कहा, अगर कोई तुम्हारे पास आता है और कोई सवाल करता है तो तुम्हें उसका कोई जवाब नहीं देना। जी सर, मैं समझ गई। फना ने घबराते हुए कहा। सर, आप कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? विक्रम ने फना के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें डर लग रहा है। मुझे मेरे क्लाइंट से मिलना है। मेरा वेट करो। इतना बोलकर विक्रम वहां से चला जाता है। फना टुकुर टुकुर पार्टी में मौजूद हर एक शख्स को देखने लगती है। वहां पर फना को लेकर ही गॉसिप हो रही थी। वो लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये लड़की है कौन जो मिस्टर विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड है। तभी फना के पास एक लड़की आई और फना के पास बैठते हुए बोली, आप मिस्टर भारद्वाज की गर्लफ्रेंड। फना उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो लड़की उठकर वहां से चली जाती है। लोगों के बीच में जाकर वो ये बोलता है कि फना बहुत घमंडी है। तभी फना सामने से आ रहे एक आदमी को देखती है जिसकी पर्सनालिटी बिल्कुल विक्रम जैसी थी। उसने बिल्कुल विक्रम जैसा कोट वेयर किया था। फना बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती, लेकिन सभी की नजरें उसे क्यों देख रही हैं। फना जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है। वो आदमी जैसे ही उसके पास में आता है, फना उसे जोर से हक कर लेती है। सर, आप आ गए। कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़कर? फना ने उस आदमी के कोट में अपना मुंह छुपा लिया। सर, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। कहाँ रह गए थे आप? मैं बहुत अकेली हो गई थी। उस आदमी ने सिर नीचे करके फना की हरकत को देखा। उसने अपनी बाजुओं को उठाया और फना को खुद में समेट लिया। सर, आप मुझे अब अकेला छोड़कर मत जाइएगा। फना गुदगुदाते हुए मासूमियत से बोली। सर, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा। मुझे बहुत डर लगता है। आपको पता है यहाँ पर सब मुझे कैसे कैसे देख रहे हैं। कहाँ चले गए थे आप? मुझे ऐसे मत छोड़कर जाया करिए। मैं अकेली हो जाती हूँ। फना बहुत ही मासूमियत से विक्रम से शिकायत करते हुए बोलती हैं। सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? सर, यहाँ पर सब मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैंने कोई गलती कर दी क्या? पता नहीं।
अभी इतना ही कहा था कि दूसरे ही पल किसी ने फना की बाजू पकड़ी और गुस्से में उसे पीछे खींच लिया। फना डर जाती है और उसके मुंह से आहा निकल जाती है, क्योंकि किसी ने गुस्से में उसकी बाजू पकड़कर इतनी बुरी तरीके से खींचा था कि फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपना सिर उठाकर ऊपर देखती है तो वो हैरान हो जाती है और दूसरे ही पल किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके सिर को अपनी चेस्ट में छुपाते हुए अपने सामने खड़े आदमी को गुस्से से देखने लगा। फना उस आदमी की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके पैर थर थर कांप रहे थे। फना ने चुपके से सिर ऊपर उठाकर देखा। उसकी आंखें उन दो खूंखार आंखों से जैसे ही मिली, फना की आंखों के आंसू गंगा जमुना की तरह बहने लगे। सर, आप! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे टच करने की? विक्रम ने गुस्से से सामने खड़े आदमी की तरफ देखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा। वही विक्रम के सामने जो आदमी खड़ा था, उसने फना को पीछे से देखा। उसकी नजर तो फना की कमर और उसकी बैक पर थी। फना से जो परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, उस आदमी के चेहरे की रंगत ही बदल गई। उसने बिल्कुल विक्रम की तरह मास्क लगा रखा था, जिससे फना कंफ्यूज हो गई थी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुद आकर मुझसे चिपक गई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत डर गई है। उसे मेरी बाहों की जरूरत थी, तो मैंने उसे अपनी बाहें दे दी। कितनी नाजुक है तुम्हारी गर्लफ्रेंड! विक्रम ने गुस्से से अपने होंठ भींच लिए। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कस लिया था। उसका मुक्का कभी भी अपने सामने खड़े आदमी का जबड़ा तोड़ सकता था। वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है। विक्रम ने उस आदमी को अवॉइड कर दिया। विक्रम ने फना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर दूसरी तरफ जाने लगा। वही फना विक्रम के हाथ पकड़ने से ही कांप रही थी। विक्रम ने उसके हाथ को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था जैसे तोड़ देगा। वो अपने पैरों पर भी नहीं चल पा रही थी। उसने सर घुमाकर उस आदमी की तरफ देखा जिसे उसने विक्रम समझ लिया था। फना समझ गई थी कि आज तो वो गई। विक्रम ने गुस्से में फना को पार्टी हॉल से साइड में लेकर आया था। वो एरिया डार्कनेस में था। सर, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो आप नहीं हैं। ओह रियली? मैंने तुम्हें छोड़े हुए अभी सिर्फ 10 मिनट के लिए गया था और तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई। नॉट बैड बेबी डॉल। विक्रम की आवाज में गुस्सा था। विक्रम ने अभी भी फना का हाथ कसकर पकड़ हुआ था। फना को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हाथ की हड्डी टूट जाएगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विक्रम ने गुस्से से फना के बाल पकड़े। आह! तुम्हें मना किया था ना कि किसी और मर्द के करीब मत जाना, और तुम तो उसके सीने में मुंह छुपाकर चिपक गई। मैं तुमसे जो कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं दिया था। तुम उस मर्द से जाकर क्यों चिपकी? उसकी बाहों में खड़ी थी, तुमसे सब्र नहीं हुआ। विक्रम का सवाल कटाक्ष भरा था। सर, मुझे लगा कि वो आप है। तभी विक्रम ने गुस्से से फना के जबड़े को पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर करते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, तो तुम मुझे नहीं पहचानती कि मैं कौन हूँ? तुम्हें ये तक नहीं पता चला कि तुम किसकी बाहों में जाकर घुस रही हो? फना ने रोना शुरू करके कहा, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता नहीं चला कि वो आप नहीं है, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करती सर। मैं कभी उस आदमी के करीब नहीं जाती। मैं बहुत डर गई थी। विक्रम ने गुस्से से फना के जबड़े को और कसकर दबाया, जिससे फना दर्द से करहा उठती है। आहा! तुमने अभी कहा कि तुम्हें पता नहीं चला कि वो मैं हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम किसी भी आदमी के साथ जाकर सो भी सकती हो। इतने वक्त से तुम मेरे साथ रह रही हो, अभी तक तुम्हें मेरा एहसास याद नहीं हुआ, या फिर जानबूझकर तुम उसकी बाहों में गई थी? विक्रम के सवाल ने तो फना की सांस ही रोक दी थी। वो शांत हो जाती है और सिर्फ रोती रहती है। लेकिन विक्रम का गुस्सा शांत नहीं होता। वो खींचकर वॉल पर पंच मार देता है। फना डर जाती है और अपने कान पर हाथ रख लेती है और विक्रम से दूर हो जाती है। इस वक्त विक्रम ने गुस्से में उसके हाथ को पकड़ा और मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाकर उसे अपने बेहद करीब किया। आज तुम्हें मुझ में और उस आदमी में डिफरेंस नहीं दिखाई दिया, इसलिए तुम जाकर उससे चिपक जाती हो, और अगर थोड़ी देर में और नहीं आता तो उसके साथ बेडरूम में जाकर
आहा सर! विक्रम कुछ देर के लिए फना को छोड़कर कहीं चला गया था और इस बीच में डरी हुई फना एक आदमी को हग कर लेती है और उसी वक्त वहां पर विक्रम आ जाता है, जो फना को किसी और की बाहों में देखकर अपना आपा खो देता है। इसके बाद क्या उसके साथ बेडरूम में जाकर वो सब करने वाली थी तुम? आहा सर! फना दर्द से करहाते हुए विक्रम से अपना हाथ छुड़ा रही थी। अगर मैं नहीं आता तो तुम उसके साथ बेडरूम में जाकर भी सब कुछ कर लेती, क्योंकि तुम्हें इतना नहीं पता चलता है कि मैं कौन हूं। इतना वक्त हो चुका है साथ में और अभी तक तुम्हें मेरी फ्रेग्रेंस तक याद नहीं हुई। उम्म! विक्रम गुस्से से सांस भर रहा था। विक्रम ने अपनी गर्दन लेफ्ट साइड की, जिससे उसकी गर्दन से चटकाने की आवाज आ रही थी। फना डर से थर-थर कांप रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। विक्रम को इतने गुस्से में देखकर फना पहले ही ब्लैंक हो गई थी। विक्रम की आंखों के सामने एक बार फिर से वो नजारा घूमने लगा, जब फना उस आदमी के सीने में मुंह छुपाकर खड़ी हुई थी। इतनी नजदीक थी वो उस आदमी के। विक्रम को ये तक मंजूर नहीं था कि कोई आंख उठाकर देखे। वो सिर्फ उसकी चीज है। विक्रम का हक था सिर्फ उस पर। विक्रम जो चाहे उसके साथ कर सकता है, लेकिन कोई और मर्द उसे नहीं छू सकता। उस आदमी के हाथ ने भी फना को छुआ था। विक्रम फना की बैक पर अपना हाथ रखता है और रब करने लगता है। उसका ये सनकीपन देखकर फना का तो रोना ही नहीं रुकता। सर, प्लीज, ऐसा मत करिए, दर्द हो रहा है। आह! विक्रम ने फना की बैक को इतना रब कर दिया था कि वहां पर निशान बन जाता है। फना की स्किन पहले से ही सेंसिटिव थी। विक्रम ने फना की चीन पकड़ी और उसका चेहरा ऊपर करते हुए गुस्से से उसके होठों को चूमने लगता है। विक्रम को अपना गुस्सा शांत करना था। न जाने क्यों उसे इतनी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। विक्रम ने फना के होठों को इतनी कसकर अपने दांतों के नीचे दबा दिया था कि फना छटपटाने लगती है। वो रोते हुए विक्रम को खुद से दूर करने लगी, लेकिन विक्रम ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और मसलने लगा। फना दर्द से तड़पते हुए विक्रम को खुद से दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्रम के सामने आखिर वह नाजुक सी कहाँ ही टिक सकती थी। तभी विक्रम को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। बॉस, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमें डील फाइनल करनी है। विक्रम ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उसने फना के होठों को फ्री कर दिया। फना के होठ सूज गए थे और ब्लीडिंग हो रही थी। विक्रम ने गुस्से से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो विक्रांत 3 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि इस वक्त विक्रम की आंखों में खून सवार था। उसका बॉस इतने गुस्से में क्यों है? इसकी वजह नहीं जानना चाहता था विक्रांत, क्योंकि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट था वो काम जिसके लिए वो लोग इस पार्टी में आए थे। छोटी सी फना विक्रम के सामने खड़ी थी। वह विक्रांत को दिखाई नहीं देती है। विक्रांत सोच में पड़ जाता है कि उसका बॉस यहाँ पर कर क्या रहा है। न जाने क्यों उसका बॉस अचानक से मीटिंग छोड़कर बाहर आ गया। विक्रम ने फना को छोड़ा, जी, जिससे फना लड़खड़ा जाती है। फना की आंखों में आंसू थे। विक्रम ने फना के होठों को मसलते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता, यहाँ से हिलने की हिम्मत अगर तुमने की तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। इतना बोलकर विक्रम विक्रांत के साथ वहां से चला जाता है। वही फना वॉल से चिपक जाती है। उसे कसकर पकड़कर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। उसके होंठ कांपने लगे। उसने अपने नम हो चुके होठों को जब छुआ तो वहां पर उसे बहुत तेज दर्द हुआ। फना के पैर खड़े खड़े दर्द करने लगे थे। उसे वहां पर खड़े करीबन 40 मिनट हो गए थे। विक्रम की धमकी के बाद फना बहुत ज्यादा डर गई थी। वो ये भी जानती थी कि अभी तो बस ये शुरुआत है। घर जाने के बाद विक्रम उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा करेगा। वो उसे पनिश करेगा। तभी फना को एक आवाज सुनाई दी। मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ, आप यहाँ पर काफी देर से खड़ी है, मोहतरमा। फना ने सिर ऊपर उठकर देखा तो ये वही आदमी था जिससे पहले फना जाकर गले लग गई थी, विक्रम समझकर। फना ने जैसे ही उस आदमी को देखा, डर की वजह से उसकी सांसें तेज हो जाती है। वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है और उस आदमी के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। उस आदमी के हाथ में ड्रिंक का गिलास था। वो ऊपर से नीचे तक फना को देखता है।
उसकी नजर फना के सूजे हुए होठों पर जैसे ही गई, उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने वाइन के गिलास पर टैप टैप किया और फिर फना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उसके और फना के बीच में आप सिर्फ एक कदम की दूरी थी। आप मिस्टर विक्रम भारद्वाज की गर्लफ्रेंड है। पार्टी की रौनक है आप, और अगर आप ही यहाँ पर खड़ी रहेगी तो मजा कैसे आएगा? ऐसा बोलकर वह आदमी फना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे देखते हुए बोला, शायद आपको पहले गलत फहमी हो गई थी, लेकिन मिस्टर भारद्वाज ने आपको पार्टी में शामिल होने के लिए कहा है। यह सुनकर फना उस आदमी का चेहरा देखती है जिसने मास्क लगा रखा था। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं, और ये जानने के बाद कि आप मिस्टर भारद्वाज की गर्लफ्रेंड है, मैं आपको कुछ कर भी नहीं सकता। फना जब सुनती है कि विक्रम ने उसे पार्टी में इन्वॉल्व होने के लिए बुलाया है, तो वो कैसे मना कर सकती है? इसलिए वो डरते हुए अपने कांपते हाथों को उठाकर उस आदमी के हाथों में जैसे ही रखती है, वो आदमी फना के हाथों को कसकर पकड़ लेता है। फना उस आदमी से नजरें नहीं मिलाती है। वो आदमी फना को एक जेंटलमैन की तरह पार्टी के अंदर ले जा रहा था। उसने फना को वाइन ऑफर की, तो फना ने उसे मना कर दिया। आप इतना कम बोलती हैं या फिर आपको डर लगता है? वैसे आप घबरा क्यों गई थी? आप बताना चाहेंगी मुझे मोहतरमा? उस आदमी ने बहुत ही गंभीर आवाज में फना से कहा। फना फिर भी उस आदमी से एक लफ्ज नहीं बोलती। वो आदमी सीधा फना को लेकर स्टेज पर पहुंच जाता है, और इनोसेंट फना तो ये भी नहीं जानती थी कि वो खड़ी कहाँ पर है। उसकी नजरें तो विक्रम को ढूंढ रही थीं। तभी वहां पर सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। वो आदमी जो फना को लेकर पार्टी में इंटर हुआ था, वो उसके साथ डांस करने लगता है। उसने फना की कमर पर अपना हाथ रखा, जिसे फना ने झटक दिया, और उसने जल्दी से उस आदमी का हाथ खुद से दूर कर दिया। प्लीज मुझे मत छुइए। ये सुनकर उस आदमी की आंखें तेज हो जाती हैं। वो फना की कमर पर अपना हाथ रखकर उसके साथ डांस करने लग जाता है। मासूम सी फना तो उसके जाल में फंस गई थी। वो फना की बैक पर अपना हाथ रखकर उसके बाजू को छूता है। फना की कोमल से बदन को छूकर उस आदमी के होठों पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। कितने लकी है मिस्टर विक्रम भारद्वाज, आप उनकी गर्लफ्रेंड है। वो तो रोज आपकी इस बॉडी का लुफ्त उठाते होंगे। तभी फना ने उस आदमी को देखते हुए कहा, प्लीज मुझसे दूर हो जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। अगर उन्होंने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। फना उस आदमी से दूर होने लगती है। वो आदमी फना के और करीब आ जाता है। उसने फना को उठा लिया और उसे लेकर गोल गोल घूमने लगा। डार्क रोमांस म्यूजिक प्ले होने की वजह से सभी के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई थी, और सभी एंजॉय कर रहे थे। डांस करते हुए फना का मास्क उसके फेस से रिमूव हो जाता है। उसके खुले हुए बाल उसके चेहरे को कवर कर लेते हैं। वही वो आदमी फना की परमिशन के बिना उसके साथ डांस कर रहा था। उसने फना के चेहरे को देखा और एक पल के लिए देखता ही रह गया। उसने फना के बालों को उसके चेहरे से धीरे से हटाया। फना की बड़ी बड़ी आंखें इस वक्त नम थीं और डरी हुई थीं। वो उस आदमी का चेहरा देखती है और वहां से भागने ही वाली थी कि वो आदमी उसका हाथ पकड़कर वापस अपने पास खींच लेता है। सनम गोल गोल घूमकर उसके पास उसकी बाहों में चली जाती है। उसके सीने पर जैसे ही हाथ रखती है, उस आदमी ने फना को पीछे की तरफ झुकाया और उसके ऊपर झुकते हुए उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उन दोनों की सांस एक दूसरे में घुल रही थी। फना की आंखों से आंसू लुढ़क कर बहने लगे। विक्रम देखे, उससे पहले उसे यहाँ से भागना था। वहीं उस आदमी ने फना के उस मासूम से डरे हुए चेहरे को देखा और वो अपनी नजरें नहीं हटा पाता। वो फना को घुमाते हुए उसे पीछे से हक कर लेता है और उसकी बाजू को छूते हुए उसके कान में बोला, बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें विक्रम के पास नहीं होना चाहिए। तुम उससे बेटर डिजर्व करती हो। मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है। तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अपने हुस्न को उसके पीछे क्यों बर्बाद कर रही है? उस आदमी ने फना की कमर को धीरे से छुआ और फना को स्मेल करने लगा। फना को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। विक्रम,
तुम्हें दर्द के सिवा कुछ भी नहीं दे।